हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल RMPV एजुकेशन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास को। और आज का ये क्लास आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने आज की इस क्लास में शामिल किया है। तो जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग, और फटाफट से आप लोग क्लास एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनका भी आगे एग्ज़ाम होने वाला है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए। ठीक है, चलिए। रोहित रावत जी, निधि यादव, पुनीत मौर्य, अक्षय कुमार, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डोंट वरी। पूनम पाठक, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड बैंक कौन सा था। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड बैंक कौन सा था। फटाफट से आप लोग कमेंट में आंसर भेजेंगे, सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धर्मेंद्र यादव जी, राधे राधे। ओके, फटाफट से आप लोग शेयर करो और जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करो। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला ISO सर्टिफाइड बैंक कौन सा था। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैनरा बैंक। याद रखना है कौन सा हो जाएगा, कैनरा बैंक हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। सौरभ तिवारी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, प्रियंका ने भी सही आंसर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर पूछा गया है, प्रोसेसिंग के समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं। देखो, जब आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो प्रोसेसिंग के समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ पर होता है, किस मेमोरी में होता है ना। प्रोसेस के समय डेटा एंड प्रोग्राम किस मेमोरी में होता है, बताइए क्या होगा। SK जी, गुड मॉर्निंग। तो जब प्रोसेसिंग होती है ना उस समय डेटा एंड प्रोग्राम कहाँ होता है, आपका ये प्रोग्राम होगा मेन मेमोरी में। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, यानी रैम के अंदर होता है, जैसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जब भी आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, है ना, कुछ कार्य करते हैं, तो वो सब डेटा जो है हमारा टेम्परेरी कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, यानी रैम के अंदर होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है। किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, फटाफट से बोलो। किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। राइट आंसर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गुड मॉर्निंग SK कंप्यूटर, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन बताया तो बिल्कुल ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चेक जारी होने के बाद कितने समय तक वैलिड रहता है, वैध रहता है। तो चेक जो है वो जारी होने के बाद कितने दिनों तक वैलिड रहेगा, ये पूछा आपसे। ठीक है, बताइए। यूनिक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जो क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट से आप लोग क्लास को ज़रा शेयर करो, बाकी बच्चों तक भी पहुँचाओ, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी सभी को कर लीजिएगा, है ना। जिन्होंने नहीं किया है वो सब लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 3 मंथ, यानी 3 माह तक रहता है। 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, चेक जारी होने के 3 माह तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन 5 में, कह रहे लिब्रे ऑफिस में मार्जिन कौन सा उपलब्ध नहीं है। कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं है, ठीक है, कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं है, बताइए।
देखो हम राइटर में अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेज में मार्जिन सेट करते हैं, तो हम इसमें से ऐसा एक ऑप्शन है जो मार्जिन नहीं है, जो हम सेट नहीं कर सकते हैं। आशीष कुमार जी जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सेंटर हो जाएगा। ये मार्जिन नहीं होता है, आपको पता है लेफ्ट मार्जिन होता है, आपको पता है राइट मार्जिन होता है, आपको पता है टॉप मार्जिन होता है, और बॉटम भी मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, बट सेंटर मार्जिन नहीं होता है। और अगर आपसे पूछें कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना मार्जिन होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 मार्जिन होता है, 2 2 2 यहाँ पे सेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन से स्लाइड शो को कैसे बंद कर सकते हैं। आप ना स्लाइड शो कर रहे हैं, मतलब स्लाइड्स आपकी शो हो रही हैं, अब स्लाइड शो को आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है उनको, तो कैसे आप बंद कर सकते हैं बताइए, कैसे आप बंद कर सकते हैं, आंसर दो भाई। पुनीत मौर्य जी बिल्कुल आप रिवीजन करते रहो, और इससे पहले जो क्लास कराए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लो, डोंट वरी, अच्छे से एग्जाम आपका हो जाएगा। सर क्लास कल क्यों नहीं हो पाई थी? कल नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, कोई बात नहीं, जो कल क्लास नहीं हो पाई थी वो आज सुबह 10 बजे कराएंगे, है ना। तो आज सुबह 10 बजे आपकी CCC वाईफाई स्टडी पर क्लास चलेगी, उसको देखिएगा। जो मैराथन क्लास है कल नहीं हो पाई थी वो आज सुबह 10 बजे होगी, और आज वाली क्लास शाम को होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, किसी प्रेजेंटेशन से स्लाइड को कैसे रोक सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, एस्केप बटन, ESC जो आपके कीबोर्ड पर होता है ना, इस बटन को प्रेस करेंगे तो स्लाइड शो होना रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, कुछ कह रहे सर डी होगा, तो डी कैसे आप लोग बता रहे हैं भाई, गलत बात है ना। वेब कैमरा निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। जो आपका वेब कैमरा है, वेब कैमरा किस रूप में काम करता है, आउटपुट मीडिया के रूप में काम करता है, इनपुट मीडिया के रूप में काम करता है, स्टोरेज मीडिया के रूप में काम करता है, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आशीष कुमार जी मैराथन क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा, अभी से आप 2 घंटे बाद मान लीजिएगा 10 बजे हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। अजय कश्यप जी शाम को तो होगी ही होगी, डोंट वरी, शाम को भी कराएंगे, और कल वाली क्लास मुझे आज सुबह करानी है 10 बजे, वो आप बाद में देख सकते हैं अगर आप स्कूल जाएंगे तो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, वी हो जाएगा। जो वेब कैमरा है वो इनपुट मीडिया है, किस प्रकार का मीडिया है, इनपुट है, डेटा को क्या करेगा, इनपुट करने का काम करेगा, ओके। अगला सवाल देखो, IIoT का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, IIoT का फुल फॉर्म क्या है बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जल्दी से जवाब करो। सर मैराथन क्लास 5 घंटे की कीजिएगा, चलिए मैं कोशिश करूंगा 5 घंटे की, आज तो नहीं हो पाएगी, बट हाँ आगे देखते हैं, अगर संभव हुआ तो फिर हम करेंगे एक और क्लास, ठीक है। वैसे जो 8 घंटे वाली क्लास है वो आप देख लीजिएगा, 8 घंटे की क्लास आप देख लीजिएगा। सोना शर्मा सर प्लीज पेड पर क्या कह रहे हैं आप, आज से शुरू होगी जो आपका पेड कोर्स है जुलाई एग्जाम के लिए, उसमें आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, आज शाम 6 बजे से लाइव चलेगा, और आज तक ही ऑफर है, यह ध्यान रखना है। 299 में बैच अभी अगर आप लेते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है, 299 में मिल जाएगा पूरा बैच, और कल से आप इसे देखोगे तो मिलेगा फिर 399 रुपये में। तो ये स्पेशल डिस्काउंट आप सबके लिए था, जो कि आज तक ही था, यानी 10 मई तक था। तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही IIoT का फुल फॉर्म है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 9, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है, आंसर दो भाई, क्या होगा। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है, स्पीड, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन या फीलिंग, कौन सी नहीं है पूछा है। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है, नहीं का जवाब देना है, ठीक है। चलो करा देंगे, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की क्लास लेकर आइए, ठीक है अक्षय कुमार जी, मैं करूंगा बिल्कुल। आज जिन्होंने बैच लिया है जुलाई वाला फतेह बैच 7.0, वो सभी आज 6 बजे लाइव आएंगे। आज आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, तो वो 6 PM पर चलेगी शाम को, ठीक है ना। पहली इंट्रो क्लास है, सभी को आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है आपका, डी है फीलिंग।
क्या है, फीलिंग है। देखो वहाँ पर खास क्या होगा, देखो यहाँ पर तो आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, वहाँ पर जो खास होने वाला है वो आपकी थ्योरी क्लास होनी है ना। जो सब्जेक्टिव क्लास होती हैं डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे रैम है, रोम है, तो इनको ना डिटेल में पढ़ाएंगे ताकि चीज़ें आपको याद रही और इनसे फिर कैसा भी सवाल बने उसका जवाब आप आसानी से कर पाएंगे। जब केवल एमसीक्यू पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, पर इससे पहले भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है और उसके लिए आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं जो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ फीलिंग है, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, फीलिंग उसमें नहीं होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सीलिंग वाला एक फॉर्मूला आ गया है। तो सीलिंग 120, 11 का मान क्या होगा कि वैल्यू क्या होगी, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकित चौहान जी गुड मॉर्निंग। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, है ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है, एक तो RMPV एजुकेशन से ही है, दूसरा आपका CCC वाईफाई स्टडी से सर्च कर लीजिएगा, या लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम लिंक कभी शेयर कर देंगे, अगर ना मिले तो हम बाद में भी शेयर कर देंगे। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने बी बताया तो ठीक आंसर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी कैसे हुआ, क्योंकि सीलिंग दिया गया है, तो सीलिंग जब दिया होगा तो जो पहला नंबर है इससे बड़ा ही नंबर वाला आंसर होगा। तो अब कैसे ढूंढोगे आंसर, तो सेकेंड नंबर 11 है, 11 से आपको डिवाइड करना है 120 को, तो 11 से 120 तो डिवाइड होगा नहीं, जब नहीं होगा तो आप एक और बढ़ा लीजिएगा, एक प्लस कर लो, मतलब 121 में देख लो और 121 आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर ये भी नहीं होता तो 122 देखते, 123 देखते, जब सीलिंग होगा तब ऐसा करेंगे। पर अगर यहाँ फ्लोर दिया होता तो 120 के फिर आपको नीचे देखना होता, मीन 120 से कम कौन सा होगा, 119, 118, जो कट जाता वो आंसर फिर हो जाता। अगला सवाल है, राइटर में चयनित टेक्स्ट की शैली को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। राइटर में जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है फॉन्ट और उस फॉन्ट पे जो स्टाइल अप्लाई है, जो साइज अप्लाई है, उसको कॉपी करना है। देखो प्रश्न को समझना है। आशीष कुमार जी कह रहे सर कुछ नया नई चीज़ पढ़ाइए, आप बताइए नई चीज़ क्या पढ़ाएं आपको, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो जो आपके लिए ज़रूरी है वही पढ़ा रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कोई ऐसा नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। अभी तो बस केवल आपको जवाब करने हैं और सही जवाब करने हैं। तो इसमें क्या होगा, राइटर में जब हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट की शैली को कॉपी करना चाहते हैं, यानी उसकी स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, उसकी स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। 10 वाला गलत है सर जी बता रहे हैं, 121 आएगा ना, सीलिंग में क्या होगा 121 ही तो आंसर आएगा बेटा। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोन फॉर्मेटिंग। हम क्लोन फॉर्मेटिंग से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया ये टेक्स्ट आपका है, ध्यान देना इस टेक्स्ट का साइज कितना आपने रखा था, साइज रखा था 20, कलर इसका रखा था रेड, ठीक। अब आपने यहां पर भी एक टेक्स्ट मान लिया ये लिखा है आपने, अच्छा इसका साइज और कलर जो है वो 20 और रेड नहीं है, तो आप चाहते हैं इसका हम रेड करेंगे नहीं, हम ऐसा कुछ करें कि ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो ये सिलेक्टेड वाला टेक्स्ट जो है ना, इस पर आप माउस लाइए या इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और क्लोन फॉर्मेटिंग का एक कमांड है उस पर क्लिक कर दो, तो होगा क्या कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी, मतलब इस पे जो स्टाइल है वो कॉपी हो जाएगी। और फिर जिस टेक्स्ट के ऊपर आप ऐसे चला दोगे यानी ड्रैग कर दोगे, तो ड्रैग करते ही क्या होगा वो भी सेम वैसा ही हो जाएगा, यानी उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। ये है इसमें, ठीक है। अगला देखो, किसी भी फाइल का एक्सटेंशन पता करने के लिए प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं। भाई अगर आपको किसी भी फाइल का एक्सटेंशन ज्ञात करना है कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है आप जो है प्रॉपर्टी पर क्लिक करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी। अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना होगा, मतलब किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देखना है तो फिर प्रॉपर्टी में जाइएगा और वहां पर उसका एक्सटेंशन पता लग जाएगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा। पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। आपको अगर कैल्क में नेक्स्ट सीट पे जाना है, मतलब अगली सीट पर जाना है। अब अगली सीट का मतलब देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक पूरा वर्कबुक आपको मिलता है और उस वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सीट 1 यहाँ पे आपको दिया होता है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर सीट 2 भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, सीट 3 भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप सीट 1 में हैं और 1 से लेकर 1 से आपको 2 में जाना है, 3 में जाना है, तो कैसे जाओगे, यानी अगली सीट पर कैसे मूव करोगे, ये आपसे पूछा है। तो 13 का भी आंसर आ चुका है और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल के साथ में टैब बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं अगली सीट में मूव कर जाते हैं। अब मान लिया कि आप अगली सीट में हैं, अब आपको प्रीवियस सीट में आना है, आपको फिर पीछे वाली सीट पे आना है, तो कैसे आओगे। अब वापस आना है, प्रीवियस सीट में आना है, तो कैसे आओगे, इसका क्या शॉर्टकट की होगा, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ें। प्रीवियस में अगर आना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाना पड़ेगा। ये लो प्रीवियस का हो गया, ये किसका हो गया, प्रीवियस सीट का हो गया, कंट्रोल शिफ्ट और टैब। और ये नेक्स्ट सीट का हो गया, कंट्रोल टैब। अगला सवाल है क्यूआर कोड को किस कंपनी ने बनाया था, क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया था। आंसर दो भाई, क्यूआर कोड को किसके द्वारा बनाया गया था। क्यूआर को क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं, ये भी याद रखना है, क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसने बनाया था, डेंसो वेब ने बनाया था 1994 में, 1994 में डेंसो वेब के द्वारा क्यूआर कोड को बनाया गया था। इसमें टोटल कैरेक्टर कितने आ सकते हैं, 7089 आ सकते हैं। और ये कहाँ बना था, जापान में बना था। जापान की एक ऑटोमोटिव कंपनी है, वहाँ पर ये उनके जो पार्ट्स हुआ करते थे, पार्ट्स पर लगाने के लिए सबसे पहले क्यूआर कोड को बनाया गया था। अगला सवाल है डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस प्रदान किया जाता है। आपको टोटल कितना स्पेस प्रदान किया जाएगा डिजी लॉकर में, बताइए। डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस प्रदान किया जाएगा, करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डिजी लॉकर में टोटल कितना स्पेस प्रदान किया जाएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 1 GB। टोटल स्पेस कितना मिलेगा, 1 GB मिलेगा, ठीक है। ये कहां से आ गया, 1 GB मिलेगा। टोटल स्पेस हमें कितना मिलता है, 1 GB मिलता है। और अगर हमें कोई फाइल इसमें रखनी है अपनी अपलोड करके, तो 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड मैंडेटरी होता है इसमें, ठीक है। कैल्क में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितना रख सकते हैं, कॉलम की मिनिमम चौड़ाई कितना रख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क का सवाल है, आपको जल्दी से अपना जवाब देना है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, कितनी मिनिमम चौड़ाई आप कॉलम की रख सकते हैं, मतलब कितना चौड़ाई कम कर सकते हैं कॉलम की, ये आपसे पूछा है, बताइए। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 0.1, 0.1 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। MMID कितने डिजिट का होता है, क्या पूछा गया है आपसे, MMID कितने डिजिट का होता है। अब MMID का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। अभी कितने डिजिट का होता है MMID, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। MMID कितने डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का आपका MMID होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10, गूगल क्रोम। आपको क्या बताना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन सा आता है। भाई आज लाइक की संख्या बहुत कम है, क्या आप लोग भूल गए हैं, आपने किया नहीं है। जो साथी नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा,
है ना। तो लाइक भी आप सब करते रहें ताकि हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपको पढ़ाने के लिए एनर्जी बनी रहे, है ना। तो आप सबको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है क्लास को, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, विंडोज 10। विंडोज 10 क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा बाकी सब कैसे हैं, तो बाकी सब जैसे वर्ड, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये सब एप्लीकेशन है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया है, जिस सॉफ्टवेयर पर यूजर काम करता है वो एप्लीकेशन है, जो हमारे सिस्टम के लिए बनाया गया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अगला सवाल 20 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, नहीं गलत हो गया ना, ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन हाँ गलत हुआ है इसमें, इसको आप छोड़ दो, हिंदी वाले को छोड़ दो। क्या लिखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर। एक कंपाइलर का कार्य क्या होता है, एक कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक कंपाइलर का फंक्शन या कार्य आपसे पूछा है। अब देखो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, क्या कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, क्या कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में, क्या मैनेज करेगा हमारी फाइल्स और फोल्डर्स को, या एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बना देगा, क्रिएट कर देगा, क्या करेगा, बोलो भाई जल्दी से। 20 का आंसर हो गया है पहला, बिल्कुल ठीक आंसर है, टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। आपको पता है आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीन भाषा को ही समझता है, यानी हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन है और इसका जो कोड है वो 01 है बस। अब हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो हाई लेवल में करते हैं, है ना, और हाई लेवल को तो हमारा कंप्यूटर समझ ही नहीं सकता है। तो होगा क्या, फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि वो हाई लेवल के कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ ले। तो हम हाई लेवल में प्रोग्रामिंग करते हैं और जो कंपाइलर है ना वो क्या करेगा, मशीन में चेंज कर देगा। यानी कंपाइलर क्या हुआ, ऐसा एक सॉफ्टवेयर हुआ, ऐसा एक प्रोग्राम हुआ जो हाई लेवल को लो लेवल में या मशीन में चेंज कर देता है। यहाँ पर हो सकता था भाषा अनुवादक, हो सकता था लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो कंपाइलर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम होता है, दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। वायरस और मैलवेयर को से सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। भाई वायरस से सुरक्षा पानी है तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, कंपाइलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये यूटिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, वायरस और मैलवेयर ये किस सुरक्षा के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो इनसे बचने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में क्या करना चाहिए बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। हालांकि याद रखना है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी कैटेगरी कौन सी है, यूटिलिटी वाली ही है, पर जब यहाँ सिक्योरिटी भी दे दिया है तो यूटिलिटी वो हम अब सही नहीं करेंगे। वैसे अगर यहाँ सिक्योरिटी ना दिया होता तो यूटिलिटी पे जा सकते थे, क्योंकि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही शामिल है। पर क्योंकि उन्होंने अलग से, अब यूटिलिटी में तो बहुत है, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटर भी है ना, डिस्क कंप्रेशन भी है, तो अब यहाँ पर उन्होंने अलग से जब दे दिया कि भैया सिक्योरिटी है तो आप इसी पर फिर टिक करेंगे, है ना। तो ऑप्शन टी, यानी जो हमारे आंसर के, जो हमारे प्रश्न के सबसे नज़दीक होगा वही आंसर हो सकता है, जो हमारे प्रश्न के सबसे नज़दीक होगा वही आंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि आपसे कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और उसमें ऑप्शन में दिया है इंडिया, उसमें ऑप्शन में दिया है अमेरिका, उसमें ऑप्शन में दिया है अदर कोई कंट्री का नाम, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है इंडिया सेलेक्ट करेंगे, भैया आप तो इंडिया में रहते हैं। पर अगर किसी ने ऑप्शन दे दिया स्टेट वाइज, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना,
पंजाब, दिल्ली, तो उसमें से आप अपना स्टेट तो सेलेक्ट करेंगे ना। और अगर उसने ऑप्शन दे दिया है इंडिया का भी दे दिया है और डिस्ट्रिक्ट का भी दे दिया है जहां प्रॉपर आप रहते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। कहने का मतलब है जो प्रश्न से सबसे नज़दीक का आंसर होगा ना चार ऑप्शन वाले में, हमें वहीं पर जाना है, वहीं पर जाना है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखो, वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो कौन सी भाषा यूज होती है। आमतौर पर जो एक कॉमन लैंग्वेज है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, हालांकि और भी लैंग्वेज आनी चाहिए तभी प्रॉपर वेबसाइट बना पाओगे, पर जो एक कॉमन लैंग्वेज है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए वो कौन सी है। जी 10 बजे क्लास होगी, सभी को आना है, सुबह 10 बजे क्लास होगी आपकी, है ना। और देखते हैं आप में से कितने बच्चे सुबह 10 बजे आते हैं, क्योंकि कल क्लास हो नहीं पाई थी और उसी क्लास को हम आज करेंगे। और आज वाली क्लास वो तो आपके शाम को चलेगी ही चलेगी 8:30 पर। तो करेक्ट आंसर HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला सवाल 23, क्या पूछा है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट गणना जैसे विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर यूजर को वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट गणना जैसे विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है। सोचो और बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें। 23 अगर आपने बता दिया तो ठीक है, फिर समझदार बच्चे आप हो गए हैं, आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 23 का आंसर आ चुका है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हमसे ये पूछा है कि भैया ये बताओ ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर को, यूजर मतलब आप और हम को, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जहां पर हम कुछ टाइपिंग कर लें, वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य कर लें, स्प्रेडशीट करना, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन कर लें, मतलब जहां पे अकाउंटिंग का काम कर लें, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे। तो आपने कहा सर ये सब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगला सवाल देखो, एकीकृत विकास वातावरण यानी IDE का उद्देश्य क्या है, बताओ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। IDE का नाम तो सुना होगा आपने, तो IDE का क्या यहां पर उद्देश्य है। इसका सही जवाब है पहला, टू राइट एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर कोड, टू राइट एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर कोड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला सवाल देखो, टेक्स्ट दस्तावेजों को प्रारूपित और प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट दस्तावेजों को प्रारूपित और प्रबंधित करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है, क्या हो जाएगा। बात हो रही है टेक्स्ट दस्तावेजों की, याद रखना है। अब टेक्स्ट दस्तावेजों को प्रारूपित करना है, प्रबंधित करना है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू फॉर्मेट एंड मैनेज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आंसर करो, आज का अंतिम प्रश्न यही है और सही जवाब भेजिएगा। डाटाबेस नहीं होगा, डेटाबेस तो करेक्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग दिया है, डेटाबेस दिया है, स्प्रेडशीट दिया है, तो अगर इसमें करेक्ट आंसर आप करेंगे तो भैया क्या होगा सही आपका, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होगा। देखो टेक्स्ट दस्तावेज हैं जैसे रेज्यूमे, बायोडेटा, कोई टाइपिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, इनको अगर हमें फॉर्मेट करना है, मैनेज करना है तो क्या करेंगे, डेटाबेस में थोड़ी हम जाएंगे। फिर आपसे किसी ने कहा कि ऐसा करो एक लेटर टाइप कर दो, तो लेटर टाइप करने के लिए कहाँ जाओगे, MS वर्ड में जाओगे ना, या राइटर में जाओगे आप, जो आप चलाते हैं अभी इस समय CCC में, जो आपके सिलेबस में दिया है। तो आप या तो वर्ड में जाओगे या तो राइटर में जाओगे। ये सब क्या है, वर्ड प्रोसेसर है। जहां पर हमसे कोई कहेगा आप कोई क्वेश्चन पेपर बना दो, आप ये नोट्स टाइप कर दो, आप रिज्यूमे बना दो, है ना, आप कोई एप्लीकेशन लिख दो, आप किसी स्कूल के लिए टाइम टेबल बना दो, आप बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर बना दो, ये सारे काम कहाँ होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में होते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में जितने भी सॉफ्टवेयर है उनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है आपका MS वर्ड। कहीं भी जाओगे देखोगे ज़्यादातर आपको MS वर्ड ही देखने को मिलेगा, पर आपके सिलेबस में राइटर है तो उस पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पेजेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो एप्पल कंपनी का है, तो ऐसे कई सारे हैं, बट पॉपुलर आपका MS वर्ड ही है।
तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ओके, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। आज की आप पीडीएफ अभी तुरंत 5 मिनट के बाद ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे आइएगा और टेलीग्राम पर हम इसको शेयर कर देंगे, लिंक हम आपको भेज रहे हैं, तो इस लिंक से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम आपको अभी पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी सुबह 10 बजे भी क्लास लगी है आपकी, तो 10 बजे भी सभी बच्चे उपस्थित होंगे। सुबह 10 बजे भी क्लास में उपस्थित होना है। उसकी भी लिंक हम शेयर कर दें, हो सकता है आपको ना मिल पाए तो आप वेट करिएगा, मैं उसकी भी लिंक आपको शेयर कर देता हूं, जो सुबह 10 बजे क्लास आपकी चलेगी, है ना। और क्लास आपकी CCC वाईफाई स्टडी चैनल पर होगी, तो वहां से जाके भी आप लोग सर्च कर सकते हैं और आ सकते हैं, नहीं तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर ही देंगे, वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलो, मैंने ये लिंक आपको दे दिया है, आप यहाँ से इस वाली क्लास में आ सकते हैं। ये जो लिंक अभी दिया मैंने, ये आपका 10 बजे वाली क्लास का लिंक है। चलिए, तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर सुबह 10 बजे CCC वाईफाई स्टडी पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।